हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम कवर कर रहे हैं एग्जेम्प्टेड इनकम का सेकंड वीडियो। ये इसका लास्ट वीडियो है। इसमें जो भी टॉपिक बचे हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। अब देखिए पहले टॉपिक में क्या बोल रहा है, फॉलोइंग इनकम्स रिसीव्ड बाय वे ऑफ सब्सिडी आर एग्जेम्प्ट। अगर आपको टी बोर्ड से सब्सिडी मिल रही है या स्पेसिफाइड क्रॉप बोर्ड से सब्सिडी मिल रही है तो वो पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट होगी। लेकिन कुछ कंडीशन दे रखी है, वो कवर कर लेते हैं क्योंकि उसके बाद ही एक तरीके से सब्सिडी एग्जेम्प्ट होती है। तो यहाँ पे बोल रहा है असेसी मस्ट बी एंगेज इन बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया। तो टी को ग्रो करने और साथ में एंड भी दे रखा है, तो ग्रो भी कर रहा है और मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है। ठीक है। और ये बोल रहा है जो सब्सिडी रिसीव हुई है वो किसके लिए रिसीव हुई है, तो बोल रहा है सब्सिडीज रिसीव फॉर रीप्लांटेशन, रिप्लेसमेंट, रीजुवेनेशन और कंसोलिडेशन ऑफ एरियाज यूज फॉर कल्टीवेशन ऑफ टी। टी को उगाने के लिए, खेतों को जोतने के लिए जनरली आप क्या कर रहे हो, आप पौधे उगाने का काम कर रहे हो। बोल रहा है टी को रिप्लेसमेंट करने का काम कर रहे हो, मतलब जो भी फसलें हैं उसको रिप्लेस करने का काम कर रहे हो। रीजुवेनेशन, आप उनकी क्वालिटी किस्म में सुधार कर रहे हो। जैसे हम बोलते हैं ना कि पुनर्जवान होना, फिर से यंग होना, वैसे यहाँ पे रीजुवेनेशन का मतलब क्या है कि क्वालिटी में सुधार कर रहे हो, उसकी टेक्नोलॉजी में सुधार कर रहे हो, तो उसके लिए आपको सब्सिडी मिली है। या आप एरिया को क्या कर रहे हो, कंसोलिडेट कर रहे हो, तो उस केस में ये बोल रहा है कि जो भी सब्सिडी मिली है वो एग्जाम्प्ट होती है। साथ में तीसरी कंडीशन ये भी है कि जब भी आप अपनी रिटर्न ऑफ इनकम भर रहे हो तो उसके साथ टी बोर्ड से आपको सर्टिफिकेट मिला होगा इसका, सब्सिडी का, तो वो आपको फर्निश करना पड़ेगा। तो ये बोल रहा है असेसी शुड फर्निश अ सर्टिफिकेट फ्रॉम टी बोर्ड टू एओ टू असेसमेंट ऑफिसर अलोंग विद हिज रिटर्न ऑफ इनकम, यही बोल रखा है। फिर देखिए स्पेसिफाइड क्रॉप बोर्ड में क्या है, सेम है, लेकिन यहाँ पे जो बिजनेस है वो अलग अलग है। असेसी मस्ट बी एंगेज इन बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबड़, कॉफ़ी, कार्डमम और अदर स्पेसिफाइड कमोडिटी इन इंडिया। तभी मैंने कहा कि सेम है लेकिन बिजनेस अलग अलग है, तो रबड़, कॉफ़ी, कार्डमम या कोई भी अदर स्पेसिफाइड कमोडिटी हो गई जो कि स्पेसिफिकली इस सेक्शन में दे रखी होगी। फिर सेकंड, सब्सिडीज रिसीव फॉर रिप्लांटेशन सेम, रिप्लेसमेंट, रिजुनेशन और कंसोलिडेशन ऑफ एरियाज यूज फॉर कल्टीवेशन ऑफ स्पेसिफाइड क्रॉप्स, जो कि ये दे रखी है। थर्ड पॉइंट सेम है, पढ़ के देख लेना। फिर देखिए क्या बोल रहा है नोट में, इनकम ऑन ट्रांसफर ऑफ सच यूनिट्स इज नॉट एग्जाम्प्ट। तो ये बोल रहा है कि अगर इन यूनिट्स को ट्रांसफर किया, उस पर जो कैपिटल गेन का पार्ट हुआ वो एग्जाम्प्ट नहीं होता, वो तो टैक्सेबल होता है। फिर आपको बोल रखा है कि फॉलोइंग रिसिप्ट विल ऑल्सो भी एग्जाम्प्ट, क्योंकि देखिए मैंने क्या बताया कि जब हम एग्जाम्प्टेड इनकम पढ़ते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक आते हैं, बहुत सारे क्या आते हैं, सेक्शन 10 से रिलेटेड सब सेक्शन आते हैं, तो हमने कहीं ना कहीं कवर किए। तो आपको पता है कि ये क्लबिंग ऑफ इनकम में हमने कवर कर लिया था कि इनकम ऑफ माइनर क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट अप टू रुपीज़ 1500। जिस भी पेरेंट की इनकम में क्लब हो रही है, या तो मदर की या फादर में, तो उस केस में जो भी माइनर सन इनकम कमा रहा है तो 1500, मैक्सिमम 1500 पर चाइल्ड एग्जाम्प्ट हो जाएगी। टू चाइल्ड है, दोनों के दोनों कमा रहे हैं, तो 1500 पर चाइल्ड, इसका मतलब क्या हो गया, 1500 इंटू 2, 3000 की एग्जाम्पशन मिल जाएगी, ऐसे कह रखा है। ठीक है, ये मैंने आपको क्लबिंग ऑफ इनकम में कवर करवा दिया था। फिर देखिए अगले सेक्शन में क्या बोल रहा है, सेक्शन 10 सब सेक्शन 34 में, डिविडेंड रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। तो ये बोल रहा है कि शेयर होल्डर्स को क्या मिला, डोमेस्टिक कंपनी में उन्होंने शेयर परचेज कर रखे हैं और उस डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिला, तो जनरली एग्जाम्प्ट होता है। लेकिन आपको पता है कि कहाँ तक, 10 लाख तक। उसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है उस पर टैक्स लगता है 10%। तो ये मैंने आपको 115 BBDA में बताया था। अब आप बोलोगे सर कहाँ बताया था, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में मैंने आपको कवर कराया था। पार्ट 24 इसकी PDF है, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो देखिए जब भी आप क्या करते हो, अलग अलग हेड पढ़ते हो या प्रोविजन पढ़ते हो, तो कुछ ना कुछ लिंक तो होता ही है। तो आप देखिए अभी जो आप पढ़ रहे हो एग्जाम्प्टेड इनकम, तो सारे के सारे पार्ट पहले के पहले जितने भी हेड्स मैंने कवर कराए हैं उनसे लिंक किए। तो आप देख सकते हो टैक्स ऑन डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी बताया था मैंने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इफ एग्रीगेट डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम वन और मोर डोमेस्टिक कंपनी इन द प्रीवियस ईयर इज ग्रेटर देन ₹10 लाख, तब जाके क्या होगा, वो टैक्सेबल होगा। यानी अमाउंट ऑफ डिविडेंड इन एक्सिस ऑफ ₹10 लाख, 10 लाख से ज़्यादा, तो 10 लाख तक तो का तो एग्जाम्प्ट है। और रेट ऑफ टैक्स कितनी थी, 10%। प्लस ये बोल रहा है कि अगर जैसे सरचार्ज हो गया या हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हो गया, वो भी साथ में, ठीक है, अगर कुछ है तो। फिर देखिए यहाँ पर दे रखा है ये, एक मिनट, हाँ अब देखिए बोला 10 सबसेक्शन 34A अमेंडेड, इनकम अराइजिंग टू शेयर होल्डर ऑन बायबैक ऑफ शेयर लिस्टेड या हो चाहे अनलिस्टेड अंडर सेक्शन 115 QA एग्जाम्प्ट है। बायबैक ऑफ ऑन शेयर बाय लिस्टेड कंपनी वाज नॉट कवर्ड इन द प्रोविजन टिल 4 जुलाई 19। तो ये भी मैंने आपको बताया था, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये मैंने आपको बताया था कैपिटल गेन वाले पार्ट में, पार्ट 22 इसकी PDF है, वहाँ जाके देख सकते हैं। देखिए कैपिटल गेन ऑन बायबैक ऑफ ओन सिक्योरिटी सेक्शन 46A अमेंडेड बताया था। तो यहाँ पे मैंने कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था कि बायबैक ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, सेल्स कंसिडरेशन, अमाउंट रिसीव्ड बाय सिक्योरिटी होल्डर फ्रॉम द कंपनी, कॉस्ट एज यूजुअल,
लेकिन यहाँ पे देखिए जब आपने नीचे कवर किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है टेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर एनी इनकम इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर इज एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34A, जो कि अभी हम कवर कर रहे हैं। तो ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। लेकिन कंपनी के केस में क्या है, कंपनी को एडिशनल टैक्स तो देना पड़ेगा 20% से, तो कंपनी को देना पड़ेगा, लेकिन जो शेयर होल्डर है उसके हाथ में क्या होगा, वो एग्जाम्प्ट होगा। एनी इनकम इन हैंड ऑफ शेयर होल्डर इज एग्जाम्प्ट बायबैक के केस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यही पॉइंट मैंने कवर किया। ठीक इस तरीके से पॉइंट है, जो लिंक है कहीं ना कहीं मैंने आपको बता रखे हैं। अब देखिए आप देख सकते हैं कि ये भी पॉइंट मैंने कहीं ना कहीं आपको बताया हुआ है, या तो कैपिटल गेन में या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, जनरली मैंने ये बता दिया। इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूटीआई ऑब्लिक म्यूचुअल फंड नोटिफाइड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 23D एग्जाम्प्ट है। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, इन यूनिट्स को ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो उस केस में आपको पता है कि एग्जाम्प्ट नहीं होंगे। तो आपको जो यूटीआई की इनकम मिल रही है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो भी आपने यूनिट्स परचेज कर रखी है या म्यूचुअल फंड परचेज कर रखे हैं, तो उनसे जो आपको इनकम मिल रही है, एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रही है, वो एग्जाम्प्ट है। लेकिन ट्रांसफ़र कर रहे हो, बेच रहे हो, तो उस पर जो गेन हो रहा है वो एग्जाम्प्ट नहीं है। वैसे देखिए सेक्शन 10 सबसेक्शन 37, ये भी मैं आपको दिखा दूंगा, ये भी मैंने आपको कवर कराया। कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बाय वे ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन टू इंडिविजुअल ऑब्लिक HUF इज एग्जाम्प्ट इफ कंपनसेशन इज रिसीव्ड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2004। तो यहाँ पे वही गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर कर लिया आपका कौन सा, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, तो वो एग्जाम्प्ट है। लेकिन याद रखना कि अगर वो एग्रीकल्चरल नहीं है तो उस केस में वो एग्जाम्प्ट नहीं होगा, तब कैपिटल गेन का पार्ट बनेगा, ये मैंने आपको बताया था। और पहली बात तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड जब भी आप पढ़ते हो तो वो कैपिटल एसेट होती ही नहीं है, तो उस पर कैपिटल गेन का पार्ट आता ही नहीं है। दस कैपिटल गेन विल अराइज, कह रहा है रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट ए कैपिटल एसेट एंड दस कैपिटल गेन विल अराइज इन सच केस। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि जनरली इस पे कैपिटल गेन अराइज होगा क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं है। देखिए कंफ्यूज मत होना, याद रखना कि मैं आपको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं है तो उसको बेचने पर कैपिटल गेन का पार्ट नहीं होता। तभी यहाँ पे बोल रहा है एंड दस कैपिटल गेन विल अराइज इन सच केस, इस केस की बात कर रहा है, याद रखना, यानी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की बात कर रहा है, न कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड की बात कर रहा है। अब देखिए अर्बन एग्रीकल्चर लैंड पे कैपिटल गेन का पार्ट आता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया कि इस केस में इसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है अगर कंपनसेशन 1 अप्रैल 2004 है उसके बाद मिला है। मतलब अगर उससे पहले होता तो जनरली कैपिटल गेन का पार्ट आता, लेकिन अगर उसके बाद है तो कैपिटल गेन क्या है, एग्जेम्प्ट है। चाहे इसका जो प्रोविजन है वो पूरा का पूरा पार्ट मैंने आपको कैपिटल गेन जो पार्ट 22 PDF है उसमें प्रोवाइड कराया था। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अलग से लिखा था, यहाँ पे बताया था इंडिविजुअल या HUF कोई एप्लीकेबल है। असेसी ने क्या करा, अपना अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफर किया है जो कि कैपिटल एसेट है। ये जो लैंड है वह यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज बाय सच HUF इंडिविजुअल और हिज पेरेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर, ये बताया था। तो डिटेल में जाके देख लेना एक बार, आपको पता चल जाएगा वहाँ पे। ये जो लैंड है ट्रांसफर किया गया, वह कैसे ट्रांसफर किया गया है, बाय वे ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ और फॉर ए कंसिडरेशन टू बी डिटरमिन्ड और अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द RBI। ये मैंने शुरू में ही बताया था जब कैपिटल गेन का पूरा टॉपिक आया था आपका, जिसमें कंपलसरी एक्विजिशन का पार्ट आया, जिसमें आपको पता है कि इनिशियल कंपनसेशन था, एनहांस कंपनसेशन था और रिड्यूस कंपनसेशन था। और साथ में देखिए जो बोल रहा है कंपनसेशन जो मिला है, कंसिडरेशन मिला है 1 अप्रैल 2004 को या उसके बाद मिला है। इनकम ऑन सच ट्रांसफर शैल बी एग्जेम्प्ट, ये मैंने बता दिया था। तो एक बार वहाँ पे जाके भी देख लेना, आपको पता चल जाएगा। फिर देखिए क्या बोल रहा है सेक्शन 10 सब सेक्शन 39, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है स्पेसिफाइड इनकम फ्रॉम इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट हेल्ड इन इंडिया। तो ये बोल रहा है कि इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट हुए और उससे रिलेटेड जो स्पेसिफाइड इनकम है इंडिया में वो भी एग्जाम्प्ट है। अमाउंट रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल एज लोन अंडर रिवर्स मॉर्गेज स्कीम एग्जाम्प्ट। देखिए मैंने आपको सीनियर सिटीजन के केस में बताई थी, फिर भी आपको हल्का सा शॉर्ट में इसका पार्ट बता देता हूँ कि जनरली जो सीनियर सिटीजन है वो आप क्या करता है, अपने हाउस को बैंक को दे देता है और बैंक से क्या करता है, लोन ले लेता है। उसकी उसको इंस्टॉलमेंट पे करनी नहीं पड़ती है, याद रखना। जब तक वो जिंदा है एक तरीके से जो भी वो एक्सपेंडिचर है वो उसके थ्रू कर सकता है लोन लेके। और भी इसमें डिटेल पार्ट है, लेकिन मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूँ कि जनरली जो सीनियर सिटीजन है उसने क्या करा, लोन लिया और अपना हाउस क्या कर दिया, सामने वाले बैंक को मॉर्गेज के फॉर्म में दे दिया, यानी गिरवी दे दिया, ठीक है। पर उस घर में वो आराम से रह रहा है और जो लोन का अमाउंट है वो उसका वो यूज़ कर रहा है, अपने जो भी नेसेसरी खर्चे हैं वो सारा का सारा वो पे कर रहा है उस लोन के थ्रू एक तरीके से। तो उसको जो इंडिविजुअल को लोन मिला है वो एग्जेम्प्ट होगा, वो कोई टैक्सेबल पार्ट नहीं होगा। चलिए मैं क्या करता हूँ कि इसके पॉइंट आपको दिखाई देता हूँ। तो देखिए ये पर्टिकुलर मैंने PDF ओपन कर लिया है, तो यहाँ पे ये दे रखा है आपको रिवर्स मॉर्गेज स्कीम का पार्ट। इसमें क्या बोल रहा है
कि ये सीनियर सिटीजन के बेनिफिट के लिए यूज़ की गई है। सीनियर सिटीजन क्या कर सकते हैं, अपने हाउस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर सकते हैं शेड्यूल्ड बैंक के साथ, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के साथ फॉर लमसम अमाउंट और रेगुलर मंथली क्वार्टरली एनुअल इनकम, या तो लमसम अमाउंट या जो भी मंथली क्वार्टरली एनुअल इनकम है उसके फॉर्म में। ठीक है, अब उन्होंने अपना हाउस रखा और कॉन्ट्रैक्टेड अमाउंट उन्हें मिल गया और ये बोल रहा है कि वो अपने घर में आराम से रह सकते हैं और रेगुलर इनकम रिसीव कर सकते हैं विदाउट पे बैक द लोन, बिना लोन पे किए। ठीक है, अब इससे बैंक को क्या फ़ायदा होगा, जैसे ही देखिए उस पर्सन की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, तो बैंक क्या करेगा, उस हाउस को बेच के जो भी अमाउंट है वो ले लेगा और जो एक्सेस अमाउंट है वो लीगल हेयर को दे देगा। अगर लीगल हेयर मतलब उसका बेटा वो बोलना चाहता है कि इसको बेचो मत, मेरे को ही दो, तो बैंक क्या बोलेगा, जो भी आपके फादर ने लोन लिया है और जो इंटरेस्ट का पार्ट है वो पे कर दो, आपको ये हाउस मिल जाएगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो सीधी सी बात है, बैंक क्या करेगा, उस हाउस को बेच देगा। लेकिन बैंक देखिए क्या कर रहा है, लोन की इंस्टॉलमेंट नहीं मांग रहा जब तक वो सीनियर सिटीजन जिंदा है। ठीक है, यही बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे एक तरीके से इसे बोल दिया रिवर्स मॉर्गेज स्कीम, और उससे रिलेटेड जो लोन मिला वो एक तरीके से क्या हो गया, एग्जाम्प्ट हो गया। फिर आपको बोल रहा है इनकम ऑफ एनपीएस ट्रस्ट, ये एग्जाम्प्ट है, ये तो ऊपर भी हमने पहले ही देखा था। नोटिफाइड अलाउंस परक्यूजिट्स पेड टू चेयरमैन मेंबर ऑफ यूपीएससी, तो ये भी आपने क्या है कि सैलरी वाले पार्ट में कवर किया और ऊपर भी पॉइंट थे, तो बेसिक पॉइंट है सिंपल से, ये देख लेना, ये भी एग्जाम्प्ट है। फिर देखिए ये जो आएगा, ये आएगा आपका सेक्शन मेरे हिसाब से 80C, इनसे रिलेटेड जब हम कवर करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा, और 80DD भी कवर करेंगे उसमें भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, कि लाइफ इंश्योरेंस आपने करवा रखा है और उसका मैच्योरिटी अमाउंट मिला, तो उस केस में क्या बोल रहा है, एनी सम रिसीव्ड फ्रॉम ए पॉलिसी अंडर सेक्शन 80DD सबसेक्शन 3। तो वैसे तो डिटेल में डिडक्शन में कवर करेंगे, फिर भी अभी आप शॉर्ट में ही कवर कर लीजिए कि अगर इनसे रिलेटेड कोई मिला तो टैक्सेबल है, क्योंकि अभी मैं डिडक्शन में जाऊंगा फिर आपको एक्स्ट्रा पार्ट बताऊंगा तो वही टाइम लगेगा, तो जब डिडक्शन का पार्ट है उसमें कवर कर लेंगे। एनी सम रिसीव्ड अंडर ए की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, तो आपको पता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का, जो कि एक तरीके से एम्प्लॉय बिजनेस के लिए यूजफुल है, आपको पता है बिजनेस के लिए बहुत काम आ रहा है, तो उस एम्प्लॉय का क्या करा देता है, इंश्योरेंस करा देता है एम्प्लॉयर। तो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसकी मैच्योरिटी होने पर जो भी अमाउंट मिला वो भी टैक्सेबल है। एनी अदर पॉलिसी सम रिसीव्ड ऑन डेथ ऑफ पर्सन, एग्जाम्प्ट है। एनी अदर पॉलिसी नॉट रिसीव्ड ऑन डेथ ऑफ पर्सन, अब देखिए ये जो पार्ट हम 80C वाले पार्ट में कवर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग वो 80C में ही है, एक मिनट में देख लेता हूँ। देखिए मैंने अभी वीडियो पॉज करके देख लिया था, तो जनरली ये 80C के अंदर ही हम कवर कर लेंगे, आपको पूरा का पूरा पार्ट इसमें भी दिख जाएगा। पर एक तरीके से यहाँ भी देखोगे तो आराम से सिंपल सा पार्ट है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। और जो ये 80DD बताया, ये डिपेंडेंट डिसेबल्ड पर्सन के लिए कह रहा है, डिपेंडेंट डिसेबल्ड पर्सन के लिए कह रहा है। तो एनी सम रिसीव्ड फ्रॉम ए पॉलिसी, और देखिए मैच्योरिटी अमाउंट की बात कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, टैक्सेबल है, ये भी टैक्सेबल है की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का। और यहाँ पे अगर कोई पॉलिसी मिलती है, अगर पर्सन की डेथ हो जाती है तो वो एग्जाम्प्ट पार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए एनी अदर पॉलिसी नॉट रिसीव्ड ऑन डेथ ऑफ पर्सन इशूड बिफोर 1 अप्रैल 2003, फुली एग्जाम्प्ट है। लेकिन यहाँ पे देखिए इशू ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2003 बट बिफोर 1 अप्रैल 2012, एग्जाम्प्ट इफ प्रीमियम इज इक्वल टू और लेस देन 20% ऑफ सम इश्योर्ड। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपने इंश्योरेंस करा रखा है पॉलिसी की वैल्यू, उसका जो 20% प्रीमियम पे कर रहे हैं, उससे कम प्रीमियम पे कर रहे हैं हर साल, 20% या उससे कम प्रीमियम पे कर रहे हैं, तब जाके एग्जाम्प्ट है। अगर 20% से ज़्यादा प्रीमियम पे हो रहा है हर साल, तो उस केस में वो टैक्सेबल होगा, एग्जाम्प्ट नहीं होगा, मैच्योरिटी जो भी अमाउंट है। तो ये मैच्योरिटी अमाउंट का लिंक किससे है कि जो भी पॉलिसी का अमाउंट मिल रहा है तो उसका जो प्रीमियम पे कर रहे हैं वो 20% या उससे कम होना चाहिए, तब जाके एग्जाम्प्ट होना चाहिए कि हर साल 20% या उससे कम पे कर रहे हैं। अगर 2012-13 के दौरान, यानी 1 अप्रैल 12 से 31 मार्च 13 के दौरान इशू हुई, तो उस वक्त जो अमाउंट था वो 10% का कर दिया गया, एग्जाम्प्ट इफ प्रीमियम इज लेस देन और इक्वल टू 10% ऑफ सम एश्योर्ड, तो उससे ज़्यादा होता है तो टैक्सेबल है, इतना ही है 10% या उससे कम है तो एग्जाम्प्ट है। वैसे इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2013 फॉर डिसेबल्ड पर्सन, एग्जाम्प्ट इफ प्रीमियम इज लेस देन और इक्वल टू 15% ऑफ सम एश्योर्ड, यानी अगर 15% से ज़्यादा प्रीमियम हो जाता है तो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक, अब अपना लास्ट पार्ट बचा है बिल्कुल सा, लेकिन ये क्या है, थोड़ा डिटेल में है, ज़्यादा पार्ट है। वैसे इतना टिपिकल नहीं है, क्योंकि आप अगर इसको 2 बार पॉइंट्स को पढ़ोगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है टैक्स हॉलीडे फॉर न्यूली एस्टेब्लिश यूनिट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज सेक्शन 10AA। अब इसका मैंने एक एग्जांपल भी कवर किया जिससे आपको पता चल जाएगा कि कितना पार्ट एक तरीके से एग्जाम्प्ट रहेगा। अब देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि प्रॉफिट डेराइव फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ आर्टिकल ऑब्लिक थिंग्स और प्रोवाइडिंग एनी सर्विस फ्रॉम द यूनिट एस्टेब्लिश इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन शेल बी अलाउड एज डिडक्शन फ्रॉम टोटल इनकम। ये क्या बात कर रहा है कि टोटल इनकम में से डिडक्शन मिल जाती है किसको, अगर आपकी यूनिट
कहाँ पे एस्टेब्लिश है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। और आप क्या कर रहे हो, वहाँ से जो भी गुड्स बना रहे हो, जो भी पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट ऑफ आर्टिकल और थिंग्स और प्रोवाइडिंग एनी सर्विस, तो वो आप इंडिया के बाहर क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो। जैसे अगर आप क्या कर रहे हो, मान लो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है उसको मेंटेन करना, उससे रिलेटेड बाहर सर्विस दे रहे हो, जैसे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सर्विस दे रहे हो, तो आपने क्या करा, बाहर ऑन साइट जाके सर्विस दी, तो वो भी क्या होगी, इसमें टैक्सेबल हो जाती है, यानी कहने का मतलब इसमें आ जाती है, और उसका जो प्रॉफिट होता है वो एक तरीके से डिडक्शन के लिए अलाउबल होता है। ठीक है। अब इसमें जनरली क्या होता है कि पहले 5 साल आपको 100%, अगले 5 साल आपका 50%, इस तरीके से जनरली कवर कर रखा है। तो डिटेल में कवर करेंगे क्योंकि बहुत सारे पॉइंट है। तो देखिए हमें भी इस तरीके से पॉइंट याद नहीं होते हैं, लेकिन क्या होता है, कॉन्स्टेंट स्टडी करते रहते हैं तो याद होते जाते हैं। अब देखिए एग्जाम में क्या होता है, आपको पास्ट ईयर के प्रैक्टिस करने क्वेश्चंस की, तो आप देखोगे कि इतने ज़्यादा इनके डिटेल पार्ट नहीं आते, लेकिन यहाँ दे रखे हैं तो इसलिए मुझे करवाने पड़ रहे हैं। क्योंकि अगर मैं क्या करूँगा, इसके 2 पॉइंट भी छोड़ दूंगा और वो एग्जाम में आ गया तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ता है, सारे पॉइंट इसके कवर करवाने पड़ते हैं। लेकिन मैं आपको बोल देता हूँ कि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो भी हम कवर कर रहे हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जब आपने किसी पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़े तो वहाँ पे आपने एग्जेम्प्टेड इनकम के पार्ट कवर किए हैं, तो वो आ सकते हैं उन पर्टिकुलर टॉपिक के साथ। अब यहाँ मैंने क्यों अलग से एग्जेम्प्टेड इनकम कवर किया, क्योंकि आपके एनटीए यूनिट में, एनटीए की जो ये यूनिट 10 है इसमें अलग से दे रखा था, इसलिए मैंने एग्जेम्प्टेड इनकम का टॉपिक अलग से कवर किया है। तो देखिए बोल रहा है असेसी एंगेज इन एक्सपोर्ट ऑफ आर्टिकल ऑब्लिक थिंग्स और प्रोवाइडिंग एनी सर्विस, वो तो हमने ऊपर भी देख लिया था। कंडीशन में क्या कह रहा है कि असेसी को लेटर ऑफ अप्रूवल मिल गई हो बाय डेवलपमेंट कमिश्नर टू सेट ए यूनिट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कि वहाँ पर ये अपनी यूनिट एस्टेब्लिश कर सकता है। किससे मिली अप्रूवल, डेवलपमेंट कमिश्नर से। इट बिगिन्स टू मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस आर्टिकल और थिंग और प्रोवाइड सर्विस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 5, 6 और आफ्टर बट नॉट लेटर देन असेसमेंट ईयर 2021 इन सेज। अब देखिए असेसमेंट ईयर की बात कर रहे हैं तो यानी प्रीवियस ईयर 1920 तक ही चलेगा। और हमारा जो हम जितना भी पढ़ रहे हैं टैक्स का पार्ट, असेसमेंट ईयर 2021 से रिलेटेड ही पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है कि ये लास्ट ईयर है एक तरीके से। उसके बाद जनरली अगर आप क्या करते हो, इसके बाद बनाते हो, कह रहे हैं ना इट बिगिन्स टू मैन्युफैक्चर, इसके बीच में अगर इसके बाद बनाते हो तो आपको जो भी ये टैक्स हॉलीडे वो नहीं मिलेगा। इट शुड नॉट बी फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। इट शुड नॉट बी फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, नया बिजनेस होना चाहिए। इट शुड नॉट बी फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी टू न्यू बिजनेस। इसका मतलब क्या है कि जो भी नया बिजनेस सेटअप किया है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, उसमें जो प्लांट एंड मशीनरी है वो न्यू होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन में क्या बोल दिया कि पुरानी चल सकती है, लेकिन कितनी, टोटल प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू की 20%, यहाँ तक पुरानी चल सकती है, उससे ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। हाउएवर इट कैन बी फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ टोटल वैल्यू प्लांट एंड मशीनरी, कि नए बिजनेस में, सेज में जो बिजनेस सेटअप किया है उसकी जो प्लांट एंड मशीनरी की टोटल वैल्यू हो उसका 20% तक आप पुरानी प्लांट एंड मशीनरी यूज़ कर सकते हो। आपका पुराना भी बिजनेस होगा वो आप उसकी प्लांट एंड मशीनरी ले सकते हो। इम्पोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी जो आपने इंडिया के बाहर से खरीदी है आर नॉट ट्रीटेड एज ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी। इसका मतलब चाहे वो पुरानी भी हो, तो आपको पता है कि फर्स्ट टाइम इंडिया में यूज़ हुई है, उस पर डेप्रिशिएशन का पार्ट अप्लाई नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि डेप्रिशिएशन का पार्ट अप्लाई हो जाता है तो मतलब वो पुरानी हो जाती है, एक तरीके से ऐसे ही बोलेंगे। तो वो पुरानी बाहर है इम्पोर्टेड मशीन, क्योंकि बाहर यूज़ की गई है, लेकिन इंडिया में तो फर्स्ट टाइम लाई गई है, इसलिए वो इंडिया के लिए नहीं होगी, तो वो यूज़ कर सकते हो, वो न्यू मशीन यूज़ कर सकते हो। बाहर के लिए पुरानी है लेकिन आपके लिए न्यू है क्योंकि आप पहली बार यूज़ कर रहे हो। अब देखिए अभी हमने पढ़ा इस वाले पॉइंट में कि स्प्लिटिंग अप या रिकंस्ट्रक्शन से नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बोल रहा है कि अगर 33B, जो कि मैंने कैपिटल गेन में भी शायद कवर करा रखा है, कि अगर 33B के अकॉर्डिंग जो बिजनेस है वो री एस्टेब्लिश हुआ है, रिकंस्ट्रक्ट हुआ है या रिवाइव हुआ है, तो उस केस में डिडक्शन अवेलेबल होगी। ठीक है। डिडक्शन इज अवेलेबल इफ एनी अंडरटेकिंग इज री एस्टेब्लिश, रिकंस्ट्रक्टेड और रिवाइव्ड बाय द असेसी ऑफ एनी अंडरटेकिंग इन द सर्कमस्टेंसेज एंड विद इन स्पेसिफाइड पीरियड रेफर्ड इन सेक्शन 33B। तो जनरली किसकी बात कर रहा है, जैसे आपको पता है कि देखो फ्लड में खराब हो गया आपका बिजनेस, टाइफून आ गया, हरिकेन आ गया, अर्थक्वेक आ गया, या कोई भी नेचर की प्राकृतिक आपदा आ गई, यानी कोई भी नेचुरल कामटी आ गई, उपद्रव हो गया यानी लड़ाई झगड़े हो गए, राइट बोलते हैं ना, दंगे, सिविल डिस्टर्बेंस हो गया, एक्सीडेंटल फायर हो गया, इस तरीके से बाहर जैसे एनिमी है, एनिमी कंट्री है, एलियन एनिमी बोलते हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, आक्रमण बोल रहा हूँ, यानी उन्होंने एक तरीके से क्या कर दिया, वॉर बीच में लेके आ गए, तो हमें पता है कि उससे आपके बिजनेस को नुकसान हो सकता है।
तो उस बिजनेस को नुकसान जैसे जो भी हुआ उसको आप रीएस्टेब्लिश कर रहे हो, रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो उस केस में आपको डिडक्शन मिल जाएगी। सर्कमस्टेंसेज एंड स्पेसिफाइड पीरियड रेफर टू इन सेक्शन 33B। मेरे हिसाब से यहाँ दे रखा होगा, पढ़ लेते हैं। अंडरटेकिंग बीइंग द यूनिट इज फॉर्म एज रीएस्टेब्लिशमेंट, रिकंस्ट्रक्शन और रिवाइवल बाय द असेसी विद इन 3 year from the end of previous year in which the business of such undertaking is discontinued by reason of extensive damage, destruction of any building, plant and machinery, furniture owned by the assessee and used for business। देखिए क्या बोल रहा है, या तो बिजनेस पूरा का पूरा एक तरीके से नुकसान हो गया और डैमेज हो गया और डिस्ट्रक्शन हो गया, या बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर जो भी असेसी ने बिजनेस के लिए यूज़ की हुई थी उनमें नुकसान हो गया। तो बोल रहा है कि जिस ईयर में नुकसान हुआ है उसके प्रीवियस ईयर के एंड के बाद 3 साल के अंदर आपने उसको रीएस्टेब्लिश कर दिया और रिकंस्ट्रक्ट कर दिया और रिवाइव कर दिया हो, तब जाके आपको डिडक्शन मिल सकती है। अब देखिए नुकसान किस वजह से हुआ था, तो यहाँ पे बोल रहा है सच डैमेज और डिस्ट्रक्शन शुड बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ फ्लड, टाइफून, हरिकेन, बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, चक्रवात आ गया, साइक्लोन चक्रवात होता है, भूकंप आ गया, या अदर कन्वर्जन ऑफ नेचर और राइट्स, दंगे हो गए, सिविल डिस्टर्बेंस हो गया और एक्सीडेंटल फायर हो गया, या एक्सप्लोजन और एक्शन बाय एन एनिमी। ये बोल रहा है शत्रु देश ने आक्रमण कर लिया और एक्शन टेकन इन कॉम्बेटिंग एन एनिमी, शत्रु देश के साथ लड़ाई कर रहे हो उसकी वजह से जो एक्शन लिया उससे जो बिजनेस को नुकसान हो गया। ठीक है, तो बिजनेस को आपने क्या करा, रिवाइव करा, रीएस्टेब्लिश करा, रिकंस्ट्रक्ट किया 3 साल के अंदर, याद रखना। ठीक है, असेसी शुड फर्निश रिपोर्ट ऑफ सीए विथ रिटर्न ऑफ इनकम सर्टिफाइंग दैट डिडक्शन हैज़ बीन करेक्टली क्लेम्ड। अब देखिए पीरियड ऑफ डिडक्शन दे रखा है, ये पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है। देखिए तो यहाँ पे दे रखा है डिडक्शन अंडर सेक्शन 10 AA शैल बी अलाउड फॉर ए टोटल पीरियड ऑफ 15 रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, जिसमें से जो शुरू के 10 साल है उसमें तो नॉर्मल कंडीशन नहीं है, लेकिन नेक्स्ट 5 ईयर के लिए क्या बोल रहा है कि आपको सेज री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट खोलना पड़ेगा और उसमें अमाउंट क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है 100% ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन ऑफ एक्सपोर्ट, जितना एक्सपोर्ट हुआ है उसका 100%, यानी जो भी एक्सपोर्ट हुआ उसका जो भी प्रॉफिट हुआ उसका 100% क्या है, डिडक्शन अलाउड है, तो आपको एक तरीके से टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फिर उसके बाद बोल दिया जो भी प्रॉफिट हुआ है अगले 5 साल तो उसका 50% आपको अलाउड है डिडक्शन के फॉर्म में, टैक्स हॉलीडे एक तरीके से बोल रहा है। फिर नेक्स्ट 5 असेसमेंट ईयर में क्या बोल रहा है, इसमें कंडीशन आ गई, इसमें बोल रहा है अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 50% ऑफ प्रॉफिट डेबिटेड टू P&L अकाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर इन रेस्पेक्ट ऑफ विच डिडक्शन इज टू बी अलाउड एंड क्रिएटेड टू सेज री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट एंड यूटिलाइज फॉर स्पेसिफाइड पर्पजेज। तो बोल रहा है कि 50% आपको डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपने प्रॉफिट क्या कर रखा है, जितनी आपको डिडक्शन मिली है उसका अमाउंट आपने सेज री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में डाल दिया और एक स्पेसिफाइड पर्पज के लिए यूज़ किया है, यानी आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए यूज़ किया होगा, आपने अपना जो अंडरटेकिंग है बिजनेस है उसके लिए यूज़ किया होगा, यही एक तरीके से स्पेसिफाइड पर्पज है। यहाँ पे दे रखा है, देखिए ये पढ़ के देख लेंगे आपको पता चल जाएगा। पर देखिए एग्जाम्पल के फॉर्म में क्या बोल रहा है कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 10 AA शैल नॉट एक्सीड सच टोटल इनकम ऑफ असेसी। तो याद रखना जो डिडक्शन है जो भी मिल रही है वो असेसी की टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मिलेगी नहीं उतनी डिडक्शन, सीधी सी बात है। एक बोल रहा है कि एक अंडरटेकिंग है, उसने सेटअप किया अपना जो भी बिजनेस है वो सेज में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, और मैन्युफैक्चरिंग करा चालू 15 अक्टूबर 18 से। डिडक्शन जो मिलेगी 10 AA के अकॉर्डिंग तो क्या दे रखा है 100% ऑफ प्रॉफिट ऑफ सच अंडरटेकिंग फ्रॉम एक्सपोर्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 1922 असेसमेंट ईयर 23-24। देखिए वो बात कर रहा है कि वो 5 साल की मिलेगी प्रॉफिट में 100%, फिर अगले 5 साल की मिलेगी प्रॉफिट पे 50%, फिर उसके अगले 5 साल मिलेगी प्रॉफिट पे 50%। पर आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, सेज री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में भी अकाउंट क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, और जो अमाउंट बता रहे हैं वो आपको क्या करना पड़ेगा, यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, अमाउंट क्रिएटेड टू सेज री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट इज यूटिलाइज। कंडीशन फॉर क्लेमिंग डिडक्शन फॉर फर्दर 5 ईयर, क्योंकि 10 ईयर के बाद आपको पता है कि पहले 5 साल उसके बाद के 5 साल ये ए और बी ये तो हो जाएंगे, लेकिन इसमें कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फॉर एक्वायरिंग प्लांट एंड मशीनरी विच इज़ फर्स्ट पुट टू यूज बिफोर एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर्स फॉलोइंग इन द प्रीवियस ईयर इन विच द रिजर्व वॉज क्रिएटेड। जिस साल रिजर्व क्रिएट किया है उसके अगले 3 साल में आपको प्लांट एंड मशीनरी जो भी आपने खरीदी है उसको पुट टू यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो आपने री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में अमाउंट डाला है उससे आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी होगी और आपको क्या करना है, उसको पुट टू यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, फिर बोल रहा है अनटिल एक्विजिशन ऑफ अफोर्सेड प्लांट एंड मशीनरी। मान लो कि आपने वो प्लांट एंड मशीनरी नहीं खरीदी फॉर द बिजनेस ऑफ अंडरटेकिंग, आप इस रिजर्व का यूज़ आपने बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हो, जो भी पर्टिकुलर स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो भी आपका बिजनेस चल रहा है उसके लिए यूज़ कर सकते हो। लेकिन बोल रहा है कि इस अमाउंट को आप यूटिलाइज नहीं कर सकते डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड को बांटने के लिए, या बोल रहा है रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया एज ए प्रॉफिट, या प्रॉफिट के फॉर्म में बाहर इंडिया के बाहर
शेयर होल्डर्स को देने के लिए, ऐसे नहीं कर सकते हो। थर्ड थर्ड नहीं है, सेकंड ये, फॉर द क्रिएशन ऑफ एनी असेट आउटसाइड इंडिया, तो बाहर आप कोई भी एसेट इस अमाउंट से नहीं खरीद सकते हो। फिर देखिए क्या बोल रहा है कि अगर आपने इसका मिस यूटिलाइजेशन कर दिया, यानी डिविडेंड के फॉर्म में बांट दिया, इंडिया के बाहर कोई एसेट खरीद ली, या उसका कोई अदर स्पेसिफिक यूज़ कर लिया जो कि बिजनेस के हिसाब से नहीं है, या आपने प्लांट एंड मशीनरी नहीं खरीदी, तो उस केस में क्या बोल रहा है, वेर एनी अमाउंट क्रेडिटेड टू सेज रीइन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट हैज़ बिन यूटिलाइज फॉर एनी पर्पज अदर देन दोज रेफर्ड इन 10(a)(2), जो भी हमने पढ़ा, अमाउंट यूटिलाइज शैल बी डीम्ड टू बी प्रॉफिट ऑफ द ईयर इन विच द अमाउंट वाज यूटिलाइज। तो जिस साल आपने गलत यूटिलाइज किया है उस साल वो प्रॉफिट मान लिया जाएगा और उस अकॉर्डिंग टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरीके से मान लीजिए कि आपने प्लांट एंड मशीनरी आपको यूज़ करनी थी, आपको पता है कि 3 साल में आपको अमाउंट का यूज़ करना था, लेकिन आपने यूज़ ही नहीं करा और वो अनयूटिलाइज रह गया, तो बोल रहा है कि जिस साल वो अनयूटिलाइज रह गया उस साल वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। कह रहा है हैज़ नॉट बीन यूटिलाइज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 3 years, अनयूटिलाइज अमाउंट शैल बी डीम टू बी प्रॉफिट ऑफ द ईयर इमीडिएटली फॉलोइंग द सेड पीरियड। तो इसका मतलब जैसे ही वो 3 साल खत्म होंगे अगले साल क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब भी आप क्या करते हो, आपका सेज का जैसे मान लो ये बिजनेस है तो आप बेचते हो, तो आपको पता है कि आप एक्सपोर्ट भी करोगे, ठीक है, और डोमेस्टिक भी सेल करोगे यहीं पे ही। तो ये बोल रहा है कि जब आप क्या करोगे, सेल करते हो तो टोटल टर्नओवर होता है, ये दे रखा है आपको टोटल टर्नओवर यूनिट इन सेज, उसमें से एक्सपोर्ट कितना है। मान के चलिए कि अगर आपका 20 लाख का टर्नओवर है, उसमें से आप बोल रहे हो कि 15 लाख बाहर एक्सपोर्ट करते हो, क्योंकि टोटल मिला के 20 लाख का है, तो जो प्रपोर्शन हो गया वो कितना हो गया, 3/4, यानी 75%, कि टोटल सेल का 75% बाहर एक्सपोर्ट होता है, आपको पता है। तो अब आपने जो प्रॉफिट कमाया सेज ने पूरा, कि उस साल के दौरान फर्म ने प्रॉफिट कितना कमाया, जो ये पर्टिकुलर सेल करी उस पर प्रॉफिट कमाया 2 लाख का, तो देखिए 2 लाख का प्रॉफिट थोड़ी डिडक्शन के फॉर्म में अलाउ होगा, क्योंकि आपको पता है कि उसमें से 75% ही एक्सपोर्ट है, और हम जो प्रोविजन पढ़ रहे हैं वो एक्सपोर्ट के लिए पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो 2 लाख का 75% है, अब मैंने 75% कैसे निकाला, 2 लाख इंटू 15 लाख अपॉन 20 लाख, तो यहाँ पे यही फॉर्मूला दे रखा है कि प्रॉफिट फ्रॉम यूनिट इन सेज इंटू एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ यूनिट इन सेज अपॉन टोटल टर्नओवर की बात कर रहा है। तो टोटल टर्नओवर 20 है, उसमें से एक्सपोर्ट का 15 लाख का है, तो अगर जो पूरे साल का 2 लाख का प्रॉफिट होगा तो उसमें उस केस में 1,50,000 ही डिडक्शन मिलेगी, मतलब उसका 75% ही मिलेगी। तो जनरली यही बोल रखा है। अब इसको हटा देता हूँ एक बार। तो देखिए यहाँ पे यही बोल रखा है कि एक्सपोर्ट टर्नओवर कंसीडरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट बाय अंडरटेकिंग बट डज नॉट इंक्लूड फ्रेट, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेज और इंश्योरेंस एट्रीब्यूटेबल टू द डिलीवरी ऑफ आर्टिकल्स और थिंग आउटसाइड इंडिया और रेंडरिंग सर्विसेज। सीधी सी बात है, बोल रहा है कि एक्सपोर्ट में जनरली क्या होगा कि जितनी आपने सेल की है इंडिया के बाहर, ठीक है, वो आएगी, लेकिन जब आप क्या करते हो इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करते हो तो जो फ्रेट लगता है, टेली कम्युनिकेशन चार्जेस लगते हैं, इंश्योरेंस जो डिलीवरी से रिलेटेड है कि माल रास्ते में डैमेज ना हो जाए, तो जनरली उसका इंश्योरेंस आपने कराया, तो वो सारे खर्चे नहीं देखे जाते हैं इसमें कि सेल में फालतू में आपने जोड़ दिए, तो टोटल टर्नओवर का वो पार्ट नहीं बनते, या मान के चलिए एक्सपोर्ट टर्नओवर का वो पार्ट नहीं बनते हैं। एक्सपोर्ट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेंगे तो टोटल टर्नओवर का पार्ट भी नहीं बनेंगे, तो ये इंक्लूड नहीं करना चाहिए जब भी क्या करते हैं, गुड्स को डिलीवर करते हैं इंडिया के बाहर या सर्विस देते हैं। फिर बोल रहा है प्रॉफिट डिराइव्ड फ्रॉम ऑन साइट डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग सर्विसेज फॉर डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर आउटसाइड इंडिया शैल बी डीम्ड टू बी द प्रॉफिट एंड गेन डिराइव्ड फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आउटसाइड इंडिया। देखिए जनरली बोल रहा है कि अगर आप क्या कर रहे हो कि जैसे इंडिया में हो और आपको पता है कि इंडिया में आपका सेज में है और आपने क्या करा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सर्विसेज आप दे रहे हो इंडिया के बाहर, तो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन कभी कभी क्या करते हो आप, जैसे यूएसए में भी गए और वहाँ पर आपने ऑन साइट डेवलपमेंट किया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का, यानी वहाँ पर ही आपने जाके सर्विस दी। एक तो आप डायरेक्ट क्या कर रहे हो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहे हो, वो अलग बात है, और एक क्या हो गया, वहाँ पर जाके आपने ऑन साइट अपने एम्प्लॉय भेजे और उस अकॉर्डिंग डेवलपमेंट किया, तो वो भी जनरली जो प्रॉफिट है वो इससे रिलेटेड ही कहलाएगा, कह रहा है इससे रिलेटेड ही कहलाएगा और डीम टू बी प्रॉफिट माना जाएगा। ठीक है। फिर आपको बोल रहा है कन्वर्जन ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशनल जोन या फ्री ट्रेड जोन इनटू सेज। ये बोल रहा है कि जैसे जो एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन या फ्री ट्रेड जोन सेज में कन्वर्ट हो गया, तो उस केस में आपको पता है कि जैसे अभी हमने पढ़ा था कि फर्स्ट 5 ईयर, फिर नेक्स्ट 5 ईयर, फिर उसके बाद जो अगले 5 ईयर है उसमें कंडीशन का पार्ट है, यानी टोटल हमने 15 ईयर का पार्ट पढ़ा। लेकिन देखिए हमें क्या बोल रहा है, पीरियड ऑफ 10 कंजिक्यूटिव असेसमेंट ईयर शैल बी रेकन्ड फ्रॉम द असेसमेंट ईयर रेलिवेंट टू प्रीवियस ईयर in which the unit began to manufacture such article or service in such free trade zone और export promotion zone। इसका मतलब क्या है,
देखिए इसका सीधा सा मतलब ये है कि देखिए आपको पता है कि 10 साल की डिडक्शन चाहिए, बाकी 5 साल की तो आपको पता है कि एक तरीके से रिजर्व से रिलेटेड है, कंडीशन पूरी करनी पड़ती है जो मैंने आपको बताया, री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट करना पड़ता है, यूटिलाइज करना पड़ता है। लेकिन नॉर्मली मानिए कि जैसे 100% की बोल रहा है, फिर 50% की डिडक्शन बोल रहा है, तो वो चाहिए। लेकिन आपको पता है कि आपका पहले से ही बिजनेस है किसमें, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन में, फ्री ट्रेड जोन में, और आप कन्वर्ट हो रहे हो, और आपको पता है कि आपने 6 साल यूज़ कर लिए हैं, तो बाकी आपके पास 4 साल ही तो बचेंगे, क्योंकि आपने 6 साल तो कर ही लिया है। तो बोला पीरियड ऑफ 10 कंज्यूकेटिव असेसमेंट ईयर शैल बी रेकन फ्रॉम द असेसमेंट ईयर रेलिवेंट टू प्रीवियस ईयर इन विच द यूनिट बिगेन टू मैन्युफैक्चर सच आर्टिकल और सर्विस इन सच फ्री ट्रेड जोन और एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन। क्योंकि आप पहले से ही 6 साल उस पर्टिकुलर फ्री ट्रेड जोन में या एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन में अपना बिजनेस कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो शुरू से ही देखा जाएगा वो 10 ईयर का पार्ट। इसका मतलब अगर आपने 6 साल फ्री ट्रेड जोन में या एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन में मैन्युफैक्चरिंग कर लिया, उसके बाद कन्वर्ट हो रहे हो, तो बाकी तो 4 साल ही आपको डिडक्शन मिलेगी। ठीक, क्योंकि 6 साल तो पहले से ही हो चुके हैं उस एरिया में, और वहाँ की आपने बेनिफिट उठा ही लिए हैं। तो ये थोड़ी कि आप क्या बोलोगे हम तो नए हैं, कन्वर्ट हुए हैं, तो बाकी 10 साल और हमें बेनिफिट चाहिए। 6 साल तो आपने उठा लिया एक्सपोर्ट प्रमोशन में, और बाकी आप सेज में 10 साल उठा रहे हो, तो ये तो क्या हो गया, डबल फायदा हो जाएगा आपका। 16 हर कोई कन्वर्ट कर लेगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आपको पता है कि बाकी आपको 4 साल का बेनिफिट ही मिलेगा। हावर वेयर ए यूनिट इनिशियली लोकेटेड इन एनी FTZ और EPZ इज सब्सिक्वेंटली लोकेटेड इन ए सेज कन्वर्ट हो गई बाय रीजन ऑफ कन्वर्जन ऑफ सच FTZ और EPZ इनटू ए सेज, क्योंकि कन्वर्ट हो गई थी, एंड हैज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड 10 कंज्यूकेटिव असेसमेंट ईयर, इट शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर फर्दर डिडक्शन फ्रॉम इनकम। क्योंकि उसने उसी एरिया में फ्री ट्रेड जोन में और एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन में 10 साल पूरे कंप्लीट कर लिए, तो उसको अब सेज में जैसे कन्वर्ट वो हो गई, तो उसको डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि 10 साल तो वैसे उसके पूरे हो चुके हैं। फिर देखिए क्या बोल रहा है, रेस्ट्रिक्शन ऑन अदर टैक्स बेनिफिट। ये बोल रहा है बिजनेस लॉस रेफर्ड इन सेक्शन 72 सबसेक्शन 1, जो कि मैंने आपको PGBP वाले पार्ट में बताया, कैपिटल लॉस अंडर सेक्शन 74, और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन इन सो फार एज सच लॉस रिलेट टू बिजनेस ऑफ द अंडरटेकिंग शैल बी अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। क्योंकि आपको पता है कि जनरली ये अनएब्जॉर्ब फॉर्म में है, तो ये आपको अलाउ होते रहेंगे, आप सब्सिक्वेंट ईयर में इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अब देखिए बोला WDV आफ्टर टैक्स हॉलीडे पीरियड। आपको पता है कि जैसे 15 साल की डिडक्शन मिल गई मान के चलिए, अब उसके बाद आपकी मशीनरी अभी भी यूज़ हो रही है, तो अब उस पर तो आपको पता है कि नॉर्मल प्रॉफिट टैक्सेबिलिटी का पार्ट बनेगा ही बनेगा, तो उस केस में डेप्रीशिएशन भी देखोगे ही देखोगे। तो ये बोल रहा है कि जो 15 साल था या जैसे 5 साल का पीरियड था शुरू का, 100% प्रॉफिट का डिडक्शन अलाउ था, तो उस पर डेप्रीशिएशन का पार्ट तो आपने लगाया ही नहीं, एक तरीके से हम बोल सकते हैं उन मशीन्स पे। तो ये बोल रहा है कि हर साल मशीन पे डेप्रीशिएशन लगाना जरूरी है ताकि उसकी WDV कैलकुलेट हो सके। तो नॉमिनल एक तरीके से आप डेप्रीशिएशन जो भी रेट है उसके अकॉर्डिंग लगा लो, यानी डीम्ड मान लो कि आपने लगा दिया है, क्योंकि आपको पता है कि 100% प्रॉफिट की डिडक्शन है, तो उस केस में टैक्स का पार्ट देना नहीं पड़ेगा, तो आपने खर्चे तो चार्ज ही नहीं करे। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जब से आपने मशीन खरीदी थी तो हर साल क्या डेप्रीशिएशन लगता, तो उस केस में WDV आपकी अभी तक क्या आती, तो आपको ये करना ही पड़ेगा आज के हिसाब से WDV निकालने के लिए। तो बोला ड्यूरिंग टैक्स हॉलीडे पीरियड डेप्रिसिएशन इज डीम्ड टू हैव बीन अलाउड, ऐसा माना जाएगा कि डेप्रिसिएशन अलाउड किया गया था ऑन द एसेट, एंड WDV शैल बी कंप्यूटेड आफ्टर टैक्स हॉलीडे एज इफ डेप्रिसिएशन हैज बीन क्लेम्ड एज डिडक्शन। और WDV ऐसे कंप्यूट की जाएगी, ऐसा माना जाएगा कि अगर वो टैक्स हॉलीडे नहीं होता तो डेप्रिसिएशन तो क्लेम करते हैं ना, तो ऐसे मान के चलेंगे कि डेप्रिसिएशन क्लेम किया जा चुका है, डेप्रिसिएशन क्लेम किया जा चुका है। If deduction under section 10AA is allowed from profit of specified business under section 35AD, no deduction shall be allowed under section 35AD for any assessment year। तो आपको पता है कि जैसे जो नॉर्मल डिडक्शन मिलती है 100% की इन बिजनेस में वेटेड डिडक्शन मिल रही है, आपको पता है कि वो जैसे होटल चेन का बिजनेस है, कोई कोल्ड चेन स्टोरेज का बिजनेस है, तो स्पेसिफाइड बिजनेस में आ गए आप, आपको 100% 150% डिडक्शन मिल रही है। तो ये बोल रहा है कि अगर आपने 100% 150% डिडक्शन ले ली तो आपको ये नहीं मिलेगी, और अगर आपने ये डिडक्शन ले ली तो उस केस में आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो अगर आपने 10AA की जो आप पढ़ रहे हो अभी सेज वाली, अगर वो डिडक्शन ले ली सेज वाली, तो आपको 35AD की जो नॉर्मल वेटेड डिडक्शन है वो नहीं मिलेगी। बोल रहा है वेयर एनी गुड्स और सर्विस हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ एलिजिबल बिजनेस आर ट्रांसफर टू एनी अदर बिजनेस कैरिड ऑन बाय द असेसी, और वेयर एनी गुड्स हेल्ड फॉर एनी अदर बिजनेस आर ट्रांसफर टू एलिजिबल बिजनेस। In either case, if the consideration for such transfer are recorded in the account of eligible business does not correspond to market value thereof, then the profit eligible for deduction shall be computed by adopting market value of such goods or service on the date of transfer। देखिए वो जानबूझ के क्या बोल रहा है कि आपका एलिजिबल बिजनेस है, आपने किसी और बिजनेस को गुड्स और सर्विस ट्रांसफ़र करी, और जानबूझ के बेनिफिट के लिए मार्केट वैल्यू से ज़्यादा में
ताकि वो प्रॉफिट ज़्यादा दिख सके और डिडक्शन ज़्यादा मिल सके, ऐसे बोल सकते हैं। जानबूझ के अपने मार्केट वैल्यू के अलावा पर्टिकुलर दूसरे बिजनेस को ट्रांसफ़र किया है या दूसरे बिजनेस से आपके एलिजिबल बिजनेस में गुड्स और सर्विस ट्रांसफ़र हुए, तो उस केस में एओ को लग रहा है डाउट, तो एओ क्या कर सकता है, स्क्रूटनी कर सकता है और एओ उस अकॉर्डिंग प्रॉफिट बढ़ा सकता है। जो भी ऑर्डिनरी प्रॉफिट आपने निकाला है उस अकॉर्डिंग, यानी जो भी आपने प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ा के दिखाया है ये मान के चलो, उस अकॉर्डिंग एओ चेक कर सकता है। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ एक्सेप्शनल डिफिकल्टी इन दिस रिगार्ड द प्रॉफिट शैल बी कंप्यूटेड बाय एओ ऑन ए रीजनेबल बेसिस एज ही मे डीम फिट। जो उसको लग रहा है, जहाँ पे उसको डाउट हो रहा है। सिमिलरली वेयर ड्यू टू द क्लोज कनेक्शन बिटवीन असेसी जिसका एलिजिबल बिजनेस है एंड अदर पर्सन ऑन फॉर एनी or for any other reason it appears to assessing officer that the profit of eligible business is increased to more than ordinary profit, कि normal profit से जानबूझ के ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, तो assessing officer shall compute the amount of profit of such eligible business on a reasonable basis for allowing। अब वही क्या करेगा कि असेसिंग ऑफिसर डिडक्शन अलाउ करने के लिए रीजनेबल बेसिस पे जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करेगा, क्योंकि उसको डाउट हो रहा है कि प्रॉफिट को बढ़ाया गया है, जानबूझ के जो गुड्स है वो मार्केट वैल्यू से ऊपर वाली चीज़ों पे बेचे गए हैं। इसका मतलब मार्केट वैल्यू मान लो 50 है और जानबूझ के दूसरे बिजनेस को 60 में बेचे गए हैं, तो वो जो दूसरे बिजनेस को बेचे गए हैं वो उसकी रिलेटिव पार्टी ही है, ऐसे वो मान के चल रहा है असेसिंग ऑफिसर। और उसको डाउट हो रहा है कि जो एलिजिबल बिजनेस है जानबूझ के डिडक्शन ज़्यादा लेना चाहता है। फिर देखिए क्या बोल रहा है कि जो अमालगमेशन डीमर्जर हुआ, तो आपको पता है कि जैसे मैंने बताया था एक्स कंपनी वाई कंपनी में मिल गई, या जैसे एक्स वाई थी डीमर्जर हो गया, एक्स वाई जेड थी तो मान के चलिए कि जेड अलग से आ गई, ठीक, यानी जेड अलग हो गई। तो आपको पता है कि एक्स वाई में मिल गई तो वाई जो है वो अमालगमेटेड कंपनी है, एक्स वाई जेड है, जेड अलग हो गई तो जेड रिजल्टिंग कंपनी है। तो ये बोला डिडक्शन शैल बी अलाउबल इन द हैंड ऑफ अमालगमेटेड और रिजल्टिंग कंपनी, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर सेक्शन 10AA टू अमालगमेटिंग कंपनी और डीमर्ज कंपनी फॉर द प्रीवियस ईयर इन विच अमालगमेशन और डीमर्जर टेक प्लेस। यहाँ पे यही बोल रहा है कि अमालगमेटिंग कंपनी को नहीं मिलेगा, डीमर्ज कंपनी को नहीं मिलेगा, कब, जिस साल अमालगमेशन हुआ है उस साल से अमालगमेटेड कंपनी को या रिजल्टिंग कंपनी को मिलेगा, न कि अमालगमेटिंग कंपनी को। इनको नहीं मिलेगा, जो मैंने बताया इनको नहीं मिलेगा, इनको मिलेगा, वाई को मिलेगा, जेड को मिलेगा, ऐसे बोल रखा है। अब देखिए इलस्ट्रेशन 4, ये मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। देखिए इलस्ट्रेशन 4 पढ़िए क्या बोल रहा है, लास्ट है ये बिल्कुल और खत्म अपना पार्ट। वाई लिमिटेड गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर असेसमेंट एट 2021, कंप्यूट डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA फॉर असेसमेंट एट 2021। पर्टिकुलर्स में क्या दे रखा है, इन लैक्स में अमाउंट दे रखा है। ये बोल रहा है कि टोटल टर्नओवर जो यूनिट ए का हुआ है लोकेटेड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वाई लिमिटेड है उसकी 2 यूनिट है, यूनिट ए और यूनिट बी। यूनिट ए जो है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, जैसे ही इसमें आ गई तो उसको टैक्स हॉलीडे मिलेगा। अब देखिए बोल रहा है कि कितना डिडक्शन मिलेगा, तो मैंने क्या बताया था, जो टोटल टर्नओवर है याद रखना, ऊपर क्या आएगा, एक्सपोर्ट टर्नओवर आएगा, ठीक है, ये बताया था। और साइड में क्या था फॉर्मूले में, इनटू प्रॉफिट। तो आपको पता है कि टोटल टर्नओवर पर प्रॉफिट कितना है तो एक्सपोर्ट पे कितना होगा, ऐसे मान के चलिए, या जो प्रॉफिट है वो पूरे टर्नओवर का है तो आपको एक्सपोर्ट टर्नओवर का निकालना है। तो यहाँ पे जो टोटल टर्नओवर है वो 100 लाख का है, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस यूनिट ए 30 है, तो आपको पता है कि ये बोल रहा है कि प्रॉफिट 30 है, टोटल टर्नओवर कितना है 100 है, फिर बोल रहा है एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ यूनिट ए कितना है 50। तो सीधी सी बात है, प्रपोर्शन क्या हो गया, आधा 50%, क्योंकि आपको पता है कि 100 लाख टर्नओवर है उसमें से 50 लाख क्या है, एक्सपोर्ट है। तो अगर जो 30 लाख का प्रॉफिट हुआ है उसका आधा 15 लाख उसकी एग्जाम्पशन मिल जाएगी, 30 × 50/100, ठीक है, यानी 15 मतलब क्या हो गया 15 लाख, ठीक। अब देखिए यहाँ बोल रहा है टोटल टर्नओवर यूनिट बी लोकेटेड इन डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन में नहीं है तो इसका पार्ट नहीं लिया जाएगा। प्रॉफिट ऑफ बिजनेस ऑफ यूनिट बी, ये भी जनरली नहीं लिया जाएगा, यानी ये नॉर्मली कैलकुलेट होगा और नॉर्मल इस पर जो टैक्स अप्लाई होता है वो हो जाएगा, इस पर डिडक्शन का पार्ट नहीं आएगा। तो देखिए बोल रहा है 100% ऑफ प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ आर्टिकल और थिंग्स और सर्विस इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, assuming that previous year 1920 fall within the first 5-year period commencing from the year of manufacture or production of article or thing or provision of service by the unit in sales। अब देखिए पूरी लाइन में क्या बोल रहा है, ये मान के चल रहे हैं कि बिजनेस स्टार्ट किया है और अभी 5 साल के अंदर पीरियड चल रहा है, तो उस अकॉर्डिंग 100% डिडक्शन मिल जाएगी। ये मान के चल रहे हैं कि प्रॉफिट जो निकलेगा उसकी पूरी, जैसे मैंने 15 लाख निकाला उसकी पूरी डिडक्शन मिलेगी, हमें पता है। आप मान के चलो, आप बोलते नहीं सर नेक्स्ट 5 ईयर में होता, तो मैं क्या बोलता 15 लाख का 50% यानी 7,50,000 उसकी डिडक्शन मिलती।
इस तरीके से। अगर आप बोलते नहीं सर शुरू के 10 साल हो गए, अगले 5 साल, तो उसमें मैं क्या बोलता, रिजर्व अकाउंट खोलना पड़ता, जिसको हम क्या बोलते हैं, री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट खोलना पड़ता। एज पर सेक्शन 10(a)(7) the profit derived from export of article or thing or service shall be amount which bears to the profit of the business of undertaking being the unit the same proportion as the export turnover in respect of article or thing or service bear to total turnover of the business carried on by the undertaking। इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। इसमें क्या बोल रहा है कि जो टोटल टर्नओवर है वो नीचे आएगा और उसके जो प्रपोर्शन होगा ऊपर वो एक्सपोर्ट का होगा, और उससे रिलेटेड जो प्रॉफिट है टोटल टर्नओवर से रिलेटेड, उसी के प्रपोर्शन में यानी इसी प्रपोर्शन में जो प्रॉफिट है वो निकल के आ जाएगा। तो ये बोल रहा है प्रॉफिट फ्रॉम यूनिट इन सेज इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ यूनिट सेज अपॉन टोटल टर्नओवर ऑफ यूनिट इन सेज, क्योंकि आपको पता है कि टोटल टर्नओवर में आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हो और आप इंडिया के अंदर भी सर्विस दे रहे हो, इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट भी कर रहे हो और इंडिया के अंदर सर्विस भी दे रहे हो, या गुड्स बेचने का काम है तो गुड्स या आर्टिकल जो भी है वो बेचने का काम कर रहे हो। पर अपने एग्जाम्पल में 100 लाख टोटल टर्नओवर था, उसमें से 50 लाख एक्सपोर्ट करते हैं, 100 लाख का जो प्रॉफिट था वो 30 लाख था। तो ये बोल रहा है कि 50/100 इंटू 30, तो 15 लाख का प्रॉफिट ही एलिजिबल होगा 100% के डिडक्शन के लिए। अगर अगले 5 साल होते तो 50% ही मिलती, मतलब 7,50,000 ही डिडक्शन मिलती। ठीक है, तो देखिए सारा पार्ट आपका एंड, और मैंने 2 वीडियो में आपके एग्जेम्प्टेड इनकम का मोस्टली सारा पार्ट कवर कर दिया। और देखिए आपके बेनिफिशियल क्यों भी हैं, क्योंकि आप अलग अलग हेड में पढ़ते आप कंफ्यूज हो गए कि कहाँ कहाँ जाएगा। यहाँ पे सारा आपका एग्जेम्प्टेड इनकम का पार्ट एक ही हेड में आ गया, और जो आपने एक्स्ट्रा एग्जेम्प्टेड इनकम नहीं कवर की थी वो भी इसमें कवर हो गई। तो आई होप आपको सारा पार्ट समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।